नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जनवरी के एग्जाम के लिए सीरीज, है ना। और ये जो हमारे पास पूरी सीरीज होने वाली है, जैसे हर बार हम लोग लेकर आते हैं 20 से 25 वीडियो हम हर एग्जाम के लिए लेकर आते हैं, तो उसी क्रम में इस एग्जाम के लिए भी 20 से 25 वीडियो होने वाले हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस प्लस हमारे पास लाइव क्लासेस की सुविधा भी मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन, जो कि आपको मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर, है ना। गूगल प्ले स्टोर के पर जाइए और राज कंप्यूटर बैतूल इसको डालेंगे और सीधे एक ही एप्लीकेशन सबसे ऊपर दिखेगी आपको, उसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। उस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसकी चर्चा हम अभी जस्ट कर ही लेते हैं, है ना। अच्छा, इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं फिलहाल, है ना। पहला जो हमारे पास में है वो टेस्ट सीरीज है, जो कि मॉक टेस्ट होंगे और इसमें 52 नंबर के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, फिर 15 और फुल लेंथ के मतलब 75 नंबर के टेस्ट मिलेंगे आपको 5। टोटल मिला के 20 टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं और इसका प्राइस भी हम लोगों ने 219 रखा हुआ है, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 18 जनवरी, मतलब जनवरी वाले एग्जाम। इसके अलावा यहाँ पर एक कोर्स हम लोगों ने और डाला है और ये है 599 का कोर्स। इसमें आपको सीपीसीटी के एमसीक्यू मिलने वाले हैं, जो कि टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको ये एमसीक्यू अलग अलग मिलेंगे पूरा, है ना। और हर एक टॉपिक के 100 से 125 क्वेश्चन, 80 से जिसपे कम क्वेश्चन होंगे उसमें 80, मैक्सिमम 150 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के एमसीक्यू फॉर्म में आपको वहां पर मिलने वाले। साथ ही ये जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको थी, ये टेस्ट सीरीज आपको इसी के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और इसका प्राइस हो जाएगा 599 और इसकी भी जो वैलिडिटी है आपकी, ये मिलेगी आपको 18 जनवरी तक के, मतलब जनवरी वाले एग्जाम के लिए। ये दोनों हो गए। इसके अलावा ये एक मास्टर क्लास जो हम लोग जारी कर रहे हैं, इसका नाम भी हमने रखा है जीरो टू हीरो, मतलब कि जिसने कंप्यूटर या तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है या फिर बार बार एग्जाम दे रहे हैं और 4-5 नंबर 2-3 नंबर से उसका एग्जाम रुक रहा है, तो उसके लिए होने वाली है ये वाली क्लास। इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, कंप्यूटर सारा का सारा पढ़ने को मिलेगा। साथ ही इसमें ये वाला जो कोर्स है मतलब एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज, ये भी इसके अंदर आपको इंक्लूडेड मिलने वाली है। और साथ ही, है ना, इसमें आपको डिस्काउंट, मतलब ये वाला जो क्लास है इस प्राइस में नहीं मिलके आपको मिलेगी 1197 में। ठीक, इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें हम नए साल का भी ऑफर लगा दे रहे हैं, मतलब कि ये जो क्लास मिलने वाली है आपको, इसकी वैलिडिटी होने वाली है मार्च के एग्जाम तक। मतलब कि इसको सब्सक्राइब करके और हम लोग जनवरी और मार्च दोनों एग्जाम को हम इसमें जोड़ दे रहे हैं, मतलब इसकी वैलिडिटी होने वाली है 15 मार्च तक। ठीक है, तो ये वाला जो कोर्स है ये बहुत हेल्दी होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जैसे कि हम बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, आप अगर हमारे साथ में हो तो आप निश्चित रहिए, आपका एग्जाम निकालने की जवाबदारी हमारी होने वाली। ठीक है, इसलिए ये वाला बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है और इसकी वैलिडिटी मार्च तक के है, इसकी और इसकी वैलिडिटी जनवरी मतलब 18 जनवरी तक के होने वाली है। ठीक है, और इन तीनों की अगर हम बात करें, स्पेशली हम इसकी और इसकी बात करें, तो यहाँ पर एमसीक्यू और यहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको उसी एप्लीकेशन में मिलने वाली है। तो आप अच्छे से पढ़िए, आंसर बढ़िया लगाइए और क्वालिफाई हो जाइए। ठीक है, और कुछ क्वेरी रहेगी तो आप उसमें को जब सब्सक्राइब करते हो आप, तो उसमें आपको चैट का ऑप्शन मिल जाना है, वहीं पे हम लोग बात भी कर सकते हैं, 1-to-1 चैट हो सकता है। और साथ में इसमें आपको लाइव क्लासेस भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अभी इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिसंबर भर हम लोग जितनी भी क्लासेस होगी सारा डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू फॉर्म रिकॉर्डेड वीडियो में है। और 1 जनवरी से हमारे एग्जाम तक की, है ना, डेली हमको लाइव क्लासेस के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग फुल तैयारी करेंगे और एग्जाम बिल्कुल क्रैक करेंगे। तो जाइए अभी डाउनलोड करिए और साथ में इसमें आपको प्रैक्टिस सेट, है ना, जो कि बिल्कुल फ्री है, वो भी आपको मिलने वाले हैं, प्लस फ्री पीडीएफ जो नोट्स है वो भी हम लोगों ने इसमें रखे हुए हैं, ताकि हर एक बच्चे का हम लोग साथ दे सके। और साथ ही ये जो YouTube पे जो सीरीज चल रही है हमारी, ये कंटिन्यू चलने वाली है, जैसी पहले चलती थी बिल्कुल वैसे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद
जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, मतलब कि ऐसी डिवाइसेस जिसकी बिजली सप्लाई अगर बंद कर दी जाए सॉरी, बिजली सप्लाई अगर बंद कर दी जाए तभी भी उसके अंदर का डाटा जैसा का वैसा रहने वाला है। तो वो कैसे संभव होगा? यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसी मेमोरी की जो कैसी होगी, वो होगी नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, है ना। बिजली बंद कर दिए जाने पर भी स्टोरेज अपना डाटा रखती है, मतलब कि बिजली जाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है ये वाली। और अगर वोलेटाइल की बात करते हैं तो बिजली जाने के बाद उसका डाटा अपने आप नष्ट हो जाता। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। वोलेटाइल की अगर बात, प्रश्न का आंसर तो यही वाला हो गया। अगर हम वोलेटाइल की बात करें कि वोलेटाइल मेमोरी की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, एक तो हमारे पास में होता है भैया रैम, है ना। जैसी लाइट जाती है डाटा उसमें से चले जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर, है ना। रजिस्टर मतलब कि जो हमारे पास कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसकी बात कर रहे हैं। तो रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, रैम, बस इतने ही हमारे पास में क्या है, वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल। बात होगी नॉन वोलेटाइल की, तो नॉन वोलेटाइल में हम रख देंगे रोम। और इसके अलावा सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो भी है सारी की सारी नॉन वोलेटाइल होती है, ये भी आप याद रखें। सिक्वेंशियल ये मेमोरी का फॉर्मेट है ना। और डायरेक्ट स्टोरेज ये भी मेमोरी का फॉर्मेट है कि किस तरीके से हम डाटा उसमें सेव कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, मतलब जितने वेब पेजेस होते हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, तो ये आपस में कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं, आपस में लिंक होते हैं, तभी तो हम क्लिक करते हैं तो हमको अगला पेज मिल जाता है। तो ये किसके माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। हमको बोल रहा है हाइपरलिंक, पैसेज लिंक और वाईफाई। तो ये जो पेजेस होते हैं आपस में जुड़े हुए, ये प्रॉपर किससे जुड़े हैं, ये जुड़े हैं भैया हाइपरलिंक के माध्यम से। वो जो लिंक होती है उसके अंदर एक एड्रेस डाला होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुल जाता है ना। और हाइपरलिंक, यहाँ पे लिंक भी लिखा है लेकिन लिंक आंसर नहीं होगा कि लिंक के अलग अलग हम मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन हाइपरलिंक कहाँ पे काम आता है, ये नेट, इंटरनेट या किसी फाइल को अटैच करने के लिए ही वेब पर, है ना, या डॉक्यूमेंट्स में, वहीं पर काम में आता है ना। पेजेस और वाईफाई नहीं होगा, अलग फॉर्मेट। अगला है एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है। एक्सेल अपनी डॉक्यूमेंट फाइलों को किस रूप में स्टोर करता है भैया, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए एक्सेल में हमारे पास में सेल होती है ना। जब मल्टीपल सेल हो जाती है तो मल्टीपल सेल निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी भैया, ये करेगी शीट्स का निर्माण या वर्कशीट का। ये क्या है, वर्कशीट, है ना, ये एक्सेल शीट। बहुत सारी सेल मिलकर शीट या वर्कशीट का निर्माण करती है। अब जब बहुत सारी हमारे पास में वर्कशीट्स हो जाती है तब वो बनती है एक वर्कबुक, जो कि हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। एक्सेल की जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये एक्सेल की फाइल होती है, उसे वर्कबुक कहा जाता है ना। और यहीं पे एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए कि सॉरी, एक्सेल की जो फाइल होती है इसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो इसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है बुक। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है भैया बुक। और आपको वहां मिलेगा 1 2 3 ऐसा आपको मिलते रहेगा। तो पहली बार ओपन करेंगे तो बुक 1 ही आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, नोटबुक्स नहीं होगा, सिर्फ बस ये आंसर, बाकी 3 रिलेटेड थे तो ये वाला इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को स्क्रीन का खालिस्तान कहते हैं। देखिए जो स्क्रीन होती है, जैसे अभी आपको ये स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में अगर हमको कोई चीज दिख रही है तो जितनी ज्यादा स्पष्ट दिखेगी उसके पिक्सेल्स के कारण दिखेगी। अगर हमको स्पष्ट नहीं दिख रही है तब भी पिक्सल की ही बात होने वाली। पिक्सेल्स क्या होते हैं, जो भी कोई इमेज बनती है तो इस तरीके से छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है, और इन्हीं बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये इमेज आपको दिख पा रहे हो तो इसके पिक्सेल्स मतलब आपको दूर दूर दिख रहे हैं, तो जब बहुत ज्यादा हम जब जूम करते हैं तो फट जाता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है पिक्सेल्स की संख्या। तो यहाँ पर हमारा पिक्सल है, कैसे है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है 1 2 3 4, और ये कैसे है वर्टिकल 1 2 3 4। तो इसमें 4 into 4 मतलब 4 हमारे पास में वर्टिकल पिक्सल्स है और 4 हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स है। जब इनका गुना किया जाएगा तब क्या आएगा, तब आएगा स्क्रीन का रेजोल्यूशन, है ना। और हमको पता चल जाएगा इसमें कितने पिक्सल है, तो 16 पिक्सल इसके अंदर है, ऐसा हमको पता चल,
ठीक है। तो स्क्रीन में डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या क्या होती है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है। कलर डेप्थ मतलब उसकी थिकनेस की बात करें, रिफ्रेश रेट मतलब 1 सेकंड में कितने बार जो स्क्रीन है अपने आप को रिफ्रेश कर रही है खुद ही, है ना। व्यूइंग साइज मतलब ये वाले साइज की बात हो रही है कि हमारे पास दो प्रकार के साइज आते हैं। इसकी बात अगर हम करें इसकी, तो एक हमारे पास में आता है स्क्वायर, है ना। स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर के जैसा इस तरीके से होगा, और एक हमारे पास में आता है वाइड, है ना, जो ऐसा मॉनिटर होता है। तो ये दो प्रकार के हमारे पास व्यूइंग साइज होते हैं जो मॉनिटर के लिए, स्क्रीन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है। किस चीज के उदाहरण है भैया, सी, बेसिक, कोबोल और जावा। हमको बोल रहा है लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर के हैं, सिस्टम प्रोग्राम के हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के। तो सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये चारों के चारों जो है भैया हाई लेवल लैंग्वेज है ना। हालांकि जो सी है ये मिडिल लेवल और हाई लेवल, मतलब लो लेवल और हाई लेवल के बीच में ब्रिज का काम करती है, पर हम पढ़ते उसको हाई लेवल में। तो हाई लेवल लैंग्वेज सी हो गई, बेसिक हो गई, कोबोल हो गई और जावा हो गई। ठीक, बस इतना सा याद रखना है। लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास असेंबली और मशीनी भाषा है। कंप्यूटर के टाइप ये है नहीं, है ना, और सिस्टम के प्रोग्राम भी नहीं। अगला क्वेश्चन है जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं भैया, है ना, तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब फिर वही बात आ गई वोलेटाइल वाली, बिजली सप्लाई वाली, है ना। तो अस्थायी रूप से कहां पर सेव होती है, तो अभी हम लोगों ने बात करी थी अस्थायी मतलब बिजली का ही संबंध होगा कि डाटा वहां पर सुरक्षित नहीं है, टेम्परेरी रखा जाता है। यहाँ पर रैम है, रोम है, सीपीयू है और सीडी रोम है। सीडी रोम अगर हम बात करें तो रीड ओनली मेमोरी हो गया, इसमें सुरक्षित रहेगा। सीपीयू, सीपीयू तो मेमोरी का पार्ट ही नहीं है, यहाँ पर स्थायी स्टोरेज की बात कर रहा है। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन या प्रोसेसर। यहाँ पर ये दोनों भी हमारे पास मेमोरीज होती है। तो यहाँ पर रैम और रोम की अगर बात करें तो रोम कैसा है, अस्थाई है, सॉरी रैम जो है वो अस्थाई है। और हमारे प्रश्न के लिए आंसर भी वही है। क्यों, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हम लोग रैम में ही काम करते हैं। जितने बड़े आकार की हमारे पास रैम होगी उतने बड़े आकार के हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, और साथ ही उतने ही अच्छे तरीके से हम कंप्यूटर पर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि रैम ज्यादा चाहिए, चाहे मोबाइल हो या हमारे पास कंप्यूटर है, रैम पूछते ही है जाके सबसे पहले कि भैया रैम कितनी, तो इसलिए पूछी जाती है कि ताकि बाद में काम करने में आसानी। ये तो हमारे पास स्थायी होती है, नॉट चेंजेबल है, ना उसके अंदर हम काम कर सकते हैं और ना ही उसको हम रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ रीड ओनली होगी। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में लैंडस्केप से क्या तात्पर्य है ना। लैंडस्केप और हमारे पास में आता है, और एक हमारे पास में आएगा पोर्ट्रेट, है ना। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो देख लीजिए। हमारे पास पेज होता है, इस तरीके से पेज होता है जो ऐसा दिखेगा, और एक पेज हमारे पास में ऐसा होता है। पेज को हम या तो इस फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं या इस फॉर्मेट में। ये वाला हमारे पास में होता है पोर्ट्रेट मोड होता है, और ये वाला हमारे पास में लैंडस्केप मोड, या इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। तो ये है क्या एक्चुअली दोनों के दोनों, तो ये है दोनों के दोनों हमारे पास ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दो ही प्रकार के होते हैं, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर हमारा पावर पॉइंट हो, तीनों में दो ही प्रकार के होते हैं। और ये हमारे पास पेज ओरिएंटेशन ये बोल रहा है, तो ये वाला आंसर सही है। पेज साइज की अगर जहां तक हम बात करें तो पेज साइज हमारे पास में A4, B4, FS, है ना, B5, इस तरीके के पेपर के साइज होते हैं जो लंबाई और चौड़ाई में कम ज्यादा होते हैं। फॉन्ट स्टाइल हमारे पास अलग होते हैं, और पेज लेआउट जो उसकी हमारे पास पेज का साइज हम मेजर करते हैं उसके लिए यूज है ना। यहाँ पर टैब भी होता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में हमको चार्ट बनाना है। चार्ट के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं, चाहे चार्ट का टाइप पूछेगा या चार्ट से क्या किया जा सकता है ये पूछेगा, या फिर कैसे लाना है चार्ट को इंसर्ट करने का, तो हम बात ही कर रहे हैं। कहां से इंसर्ट कर सकते हैं, टैब का भी पूछता है। तो फिलहाल हमारे पास में है MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए की पूछ रहा है। कौन सी की है भैया, शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो MS एक्सेल में हमसे बोलता है Alt प्लस F1 और F11, है ना। कंट्रोल शिफ्ट 1 Alt शिफ्ट प्लस C कोई नहीं। देखिए यहाँ पर हमारे पास इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो Alt F1 है, या फिर हम सिर्फ F11 प्रेस करके भी चार्ट विजार्ड को ओपन कर सकते हैं, है ना। और फिर उसमें हम जो भी हम काम करना है हम कर सकते हैं चार्ट बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव क्लास होने वाली है ना, जो कोर्स आपको बताया गया है
उसमें एक्सेल बोल रहा हूँ, उसमें जितने भी शॉर्टकट कीज है इसके सेपरेट वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं। शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स और फाइल एक्सटेंशंस, है ना। और यहाँ पर भी हम जितने कवर कर पाएंगे उतने हम करेंगे, निश्चिंत रहे। चलिए अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खालिस्तान का उपयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है ना। मेमोरी के मतलब सीपीयू के लिए, है ना। और स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया है, मैग्नेटिक ड्रम हमने वहां पे यूज किया है। जो भाषा है उसकी वो मशीनी भाषा है, ये भी हमको पता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो है प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में खालिस्तान का उपयोग किया गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लैंग्वेजेस बोल रहा है, तो लैंग्वेज बतानी है। तो फर्स्ट जनरेशन की जो भाषा है उसमें हमारे पास कौन सी है, मशीनी भाषा है, ये हमको पता है भैया, है ना। तो ये प्रश्न का राइट आंसर। असेंबली कहा है, असेंबली हमारे पास में सेकेंड जनरेशन की भाषा है। सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड मतलब ऐसे कोड होते हैं जिसमें एक्चुअल में हम लोग कोडिंग, जो कोडिंग पढ़ते हैं ना, तो कोड किए, है ना, या किसी पेज को या डॉक्यूमेंट को तैयार किए, उसके हमने कोडिंग जो की हुई है वो क्या होगा, सोर्स कोड होगा। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कोड एक्चुअल में सोर्स कोड ही होता है। कंप्लीट हो गया सोर्स कोड, इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में और फिर प्रोग्राम तैयार हो जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीवी रिमोट निम्न में से किस ट्रांसमिशन का उदाहरण है। टीवी का रिमोट आपने देखा होगा, है ना। टीवी का रिमोट याद रख, हमने देखा है तो आपको पता भी होगा, यूज टू भी है कि हमेशा सीधी रेखा में काम करता है ना। जैसे हम बटन दबाते हैं, अगर अलग इसका एंगल हमको टीवी की तरफ ही रखेंगे तो ही कमांड चलेगा, है ना, तो ही प्रोग्राम चेंज होंगे या वॉल्यूम कम ज्यादा। यहाँ पर हमारे पास में रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें रेडियो वेव की और माइक्रोवेव की, तो ये दोनों जो तरंगे होती है ये ओवल फॉर्मेट में होती है। मतलब कि ये वायरलेस है, पहली चीज तो ये भी वायरलेस है, लेकिन ये जो दोनों तरंगे होती है इनको हम गाइड नहीं कर सकते। मतलब कि अगर यहाँ पे हम संप्रेषण, मतलब यहाँ से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं सिग्नल्स का, तो कैसी होती है, वो इस तरीके की चलती है। हम यहाँ पे जैसे वाईफाई भी हमने यहाँ पे चालू किया तो चारों तरफ चलता है, वन साइडेड नहीं चलता है। तो ये कैसी होती है, अनगाइडेड, मतलब कि ये चारों तरफ ओवल फॉर्मेट जो होता है चारों तरफ से एक जैसी चलती है दोनों तरंगे। इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो ये इंफ्रारेड जो होता है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इंफ्रारेड कैसे करेगा, हमेशा सीधी रेखा में गमन करने वाला। और इस हमारा टीवी हम यूज करते हैं, टीवी में रिमोट होता है, तो बताया कि उसका एंगल दूसरे के होगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सीधी रेखा में रखेंगे हम टीवी के जस्ट सामने तो फिर हमारा रिमोट काम करता है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या है, रिमोट है, इसी वजह से है, ये भी याद रखिएगा। इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं लगता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ, यूएसबी आदि किस नेटवर्क के उदाहरण है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है। मोटे तौर पर हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क, तो हम लैन, मेन, वेन ऐसा पढ़ लेते हैं कि ये नेटवर्क। लेकिन इसके अलावा हर एक तकनीक और हर एक यूज के अकॉर्डिंग भी अलग अलग प्रकार के नेटवर्क होते हैं भैया, है ना। तो उसी में से एक ये है कि ब्लूटूथ, यूएसबी, हम दोनों की बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ कैसा होता है, हमको पता है कि ब्लूटूथ आजकल बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, उनको जब भी कनेक्ट किया जाता है तो एक समय में केवल एक डिवाइस कनेक्ट होता है। नॉर्मली एक ही कनेक्ट होता है ना, मतलब 1 to 1 की बात हो रही है। और जब भी 1 to 1 की बात होती है तो बात किसकी होती है, प्राइवेट की बात होती है ना। कान में बोलने जैसी बात हो गई कि दूसरे को सुनाई ना आए, वो वाले कनेक्शन की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ में होता है। यूएसबी में वैसी होता है कि आपने क्या किया, आपका मोबाइल या कंप्यूटर में अटैच किया तो केबल के थ्रू अटैच होगा। उस समय आपका मोबाइल किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो गया, केबल के थ्रू नहीं होगा। पेन ड्राइव भी अगर हमने एक कंप्यूटर में लगाई तो उसी से कनेक्टेड है ना। हम उसको मल्टीपल डिवाइसेस में कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना, डायरेक्ट कनेक्ट की जब बात होगी तब। तो ये कैसे होते हैं, तो ये भैया दोनों के दोनों जो कनेक्शन जब भी बनते हैं तो निर्माण करते हैं किसका, ये करते हैं पेन का निर्माण। कौन सा नेटवर्क है ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब कि ये वाला पर्सनल एरिया नेटवर्क का ये निर्माण करते हैं। तो ऐसे जितने भी कनेक्शन होते हैं जो 1 to 1 एक समय में केवल एक कनेक्शन, हाँ, वो होगा हमारे पास पेन। इसके बाद है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। एनालॉग को डिजिटल में बदलना है, अगर हम जाए किसके साथ, हम अगर मॉडेम की बात करें, है ना, मॉडेम की अगर हम बात करें, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो मॉडेम होता है अगर वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदले,
है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डीमॉड्यूलेशन, है ना। और अगर डिजिटल सिग्नल को वो एनालॉग सिग्नल में बदलता है तब वो क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन कहलाएगा। मॉडेम का फुल फॉर्म है, इसको याद रखना। हालांकि बहुत जगह जब एग्जाम अगर डायरेक्ट मॉडेम के अलावा और किसी चीज के लिए पूछे हो, है ना, तो तब इसका आंसर डिजिटाइजिंग, है ना, ये हो जाएगा, मतलब डिजिटल रूप में बदलना ये हो सकता है। अगर मॉडेम को हम रखते हैं तो हमारा आंसर यही होने वाला। फिर है स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु खालिस्तान का सर्वाधिक उपयोग होता है। स्थायी आउटपुट अगर हमको प्राप्त करना है ना, आउटपुट हमको मालूम है कि हमको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी मिलता है। सॉफ्ट कॉपी हमारे को स्क्रीन पर दिखाई देती है और वो स्क्रीन चेंज होगी, आउटपुट चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो साउंड आता है, स्पीकर से साउंड आता है ना, तो स्पीकर का जो साउंड है हमारे पास में वो भी कैसा है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो हम उसको भी स्थायी नहीं रख सकते और स्क्रीन पर कुछ चल रहा हो उसको भी हम स्थायी नहीं रख सकते। तो हम किसको स्थायी रख सकते हैं, तो अब आंसर हमारे पास क्लियर भी है कि हम प्रिंटर का प्रयोग कर सकते हैं और प्रिंटर से प्राप्त जो आउटपुट होता है वो हार्ड कॉपी होती है ना, और स्क्रीन पर दिख रहा है या स्पीकर से सुनाई आ रहा है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। इसको भी याद रखेंगे, दो ही प्रकार का आउटपुट हमको मिलता है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और हमसे आउटपुट पूछ रहा था तब भी यही आंसर बनेगा। कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाया या विस्थापित करना क्या कहलाता है ना। कंप्यूटर को बंद नहीं करना है और डिवाइसों को हटा देना है या फिर विस्थापित। हटा देना मतलब कहने का कि लगा था हमने निकाल दिया, विस्थापित करना मतलब कि एक पोर्ट में लगा था वहां से निकाल के दूसरे पोर्ट में लगा दिया, वो होता है विस्थापन, है ना। तो यहाँ पर उसको हटा भी सकते हैं और विस्थापित भी कर सकते हैं और कंप्यूटर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर काम करते रहेंगे डिवाइस भी। तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्लग एंड प्ले फीचर, है ना। प्लग एंड प्ले फीचर हमको पता है किस मिलता है, ये हमको मिलता है यूएसबी में। और 127 टाइप के डिवाइस हम इसमें जोड़ सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। यूएसबी टू 1.0 है ना, से लेकर हमारे पास 3.0 तक के अलग अलग वर्जन्स के हैं। और इनमें किसमें कितना डाटा ट्रांसफर रेट है, कितनी गति से डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसको आप तैयार करिएगा। अगली क्लास में मैं पूछूंगा तो मुझे आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हमारे पास यहाँ पर। यदि आपकी संगणक मतलब कंप्यूटर में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गलती से डिलीट हो जाए, मतलब कि दिख नहीं रहा है, तब आप रन पर जाकर क्या कमांड देते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर से हट गया मतलब कि जहाँ पे आपने शॉर्टकट तैयार करके रखा था या प्रोग्राम लिस्ट में जहाँ हमारे पास में था वहां से नहीं दिख रहा है, अनइंस्टॉल आपने नहीं किया है, हट गया है सिर्फ। तो उसको अगर आपको लेकर आना है या ओपन करना है तो हम रन का प्रयोग करते हैं। तो रन में हम क्या टाइप करें कि हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाए। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि वर्ड को कैसे ओपन करें, एक्सेल को कैसे ओपन करें और पावर पॉइंट को कैसे ओपन करें, है ना, सबके लिए क्वेश्चन आता है। यहाँ पर फिलहाल हमसे वर्ड के लिए पूछ रहा है, तो वर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं विन वर्ड, है ना। याद रखिएगा, हम इसको इस फॉर्मेट में भी टाइप कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हम लिख देंगे विन वर्ड .exe, ऐसे भी टाइप करेंगे तब भी ओपन होगा। एक चीज नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे तब भी होगा। तो ये स्पेशल कीवर्ड है एमएस वर्ड के लिए। भाई अगर एक्सेल के लिए पूछता तो एक्सेल के लिए आप टाइप कर सकते हैं क्या, एक्सेल, बस इतना ही टाइप करना है, ओपन हो जाएगा। और पावर पॉइंट के लिए अगर पूछेगा तो उसको टाइप करेंगे हम पावर पीएनटी, है ना, पावर पीएनटी, पावर पॉइंट ओपन करेगा। एक्सेल के लिए सिर्फ एक्सेल है और एमएस वर्ड के लिए विन वर्ड या winword.exe, इसमें भी एक से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ओपन होगा। अगला क्वेश्चन है ओसीआर, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर, प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की खालिस्तान को पहचानता है ना। जो ओसीआर होता है, ओसीआर हमारे पास में एक इनपुट डिवाइस है। इसके लिए याद रखिएगा, ये हाथ से लिखा हुआ या जो पुराने दस्तावेज होते हैं उनको प्रॉपर उसी शेप आकृति में स्कैन करने के लिए किया जाता है ना। तो ये केवल लिखावट को भी पहचानता है और साथ में कहीं हमको पेपर की जांच करनी है पुराने वाले, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो वहां पर ये यूज करता है किसको, आकृति को या शेप को, किसको, आकृति या शेप को वो मेजर करता है ना। इसी के लिए एक वर्ड और आ सकता है यहाँ पर कि उसके मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स मतलब आकृति, उसको मेजर करता है या उसके शेप को मेजर करता है, इसलिए इसको भी याद रखिए। फिर है पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। पैरेलल पोर्ट
पैरेलल पोर्ट हमको पता ही है ना। पैरेलल पोर्ट के माध्यम से मतलब उसमें 8 या इससे ज्यादा वायर होती है और एक साथ सारी केबल से हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब इसकी गति कैसी होती है, इसकी गति सीरियल पोर्ट से ज्यादा होती है, मतलब तेज होती है। तो इसलिए पैरेलल पोर्ट का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, हम लोग करते हैं प्रिंटर के लिए। और अगर सीरियल के लिए पूछता तो सीरियल पोर्ट के माध्यम से, सीरियल पोर्ट में क्योंकि एक बार में एक बिट डाटा ट्रांसमिट होता है, बहुत स्लो चलता है, तो उसमें हम बारकोड रीडर, मॉडेम और प्लॉटर उसमें हम जोड़ सकते हैं। इसको भी आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की F1 की किस कार्य के लिए रिजर्व होती है। तो ये तो हमको पता ही है ना। कीबोर्ड की जो F1 टोटल 12 फंक्शन की होती है, 12 फंक्शन की में हर एक फंक्शन की का अलग अलग काम है। F1 जो होती है रिजर्व होती है किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में F1 से हमेशा क्या आएगी, हेल्प आएगी, है ना। तो यहाँ पे हेल्प जहां पर भी हो उसको लगा दीजिए। एक क्वेश्चन आता है कि विंडोज की अगर हेल्प हमको चाहिए तब हम हमसे शॉर्टकट की पूछता है। तो विंडोज की हेल्प के लिए याद रखिए सिर्फ F1 की से काम नहीं चलेगा, हमको क्या यूज करना है, विंडो की प्लस F1 का यूज करेंगे, है ना। विंडो प्लस F1, उससे हमारा विंडोज की जो हेल्प है वो ओपन हो जाएगी। इसको भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को खालिस्तान कहते हैं। अब हमारे पास टोटल 3 ट्रांसलेटर होते हैं भैया, है ना। एक क्या होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है असेंबलर, है ना। तो असेंबली भाषा के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, बस इसको याद रखिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के लिए और मिडिल लेवल लैंग्वेज के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर पूछता है एग्जाम में। कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक बार में केवल एक वाक्य या सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है। तो ये अपेक्षाकृत धीमा होता है और ये तेज होता है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या है भैया, तो तीनों के तीनों ट्रांसलेटर है, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे मोबाइल में रहता है उसके लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आधिकारिक भाषा उसके लिए हमारे पास में है जावा, है ना। जावा के लिए याद रखना इसको सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। बाद में ये जो सन माइक्रो सिस्टम था इसको ओरेकल ने अधिग्रहित कर लिया। तो पहले जो जावा आता था सन जावा के नाम से आता था, अभी जो जावा आता है ओरेकल जावा के नाम से आता है, और ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट की ही एक कंपनी है, ये भी याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा कोबोल, फोर्ट्रान, एडा, है ना। कोबोल हमारे पास में बिजनेस क्षेत्र की भाषा है, फोर्ट्रान हमारे पास साइंस क्षेत्र की भाषा है, और एडा अगास्टा का अगर नाम आपने सुना होगा, पहले जो सबसे पहली जो प्रोग्रामर है उनके नाम पर इस लैंग्वेज का नाम रखा गया है, तो इसको भी याद। चलिए तो ये हो गई भैया हमारे जनवरी के सेशन चल रहा है, जनवरी के एग्जाम के लिए आज पहली क्लास हो गई है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट डे में आपको क्लास दे, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में भी कोर्सेस अपलोड करने हैं, वहां पर भी क्लासेस लेनी है। तो अच्छे से करेंगे तैयारी, है ना। 20-25 क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेगी, प्लस लाइव क्लासेस भी मिलेगी। और जो टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है जो फ्री आपको मिलने वाले हैं, उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन तो आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। आपको कोर्सेस सब्सक्राइब करने हो या नहीं करने हो ये आपका निर्णय है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलने वाली है, एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलने वाली है। इन दोनों की वैलिडिटी 18 जनवरी तक होने वाली है, मतलब जनवरी के एग्जाम के लिए। ये वाला जो है इसको आप अभी सब्सक्राइब करते हो, इसमें आपका ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये जनवरी प्लस मार्च दोनों एग्जाम कवर करने वाले हैं, प्लस ये दोनों चीजें भी इसके अंदर मार्च तक के लिए ही ऑन रहने वाली है, ठीक है। चलिए तो करते हैं हम आज की वीडियो को यही समाप्त, और जल्दी लेके आएंगे अल्टरनेट डे में ही आपको वीडियो मिलने वाले हैं इस बार, और फिर लाइव क्लासेस लास्ट में लगातार रहने वाली। तो आप करिए एप्लीकेशन को डाउनलोड, और आपके जनवरी वाले एग्जाम के लिए, मार्च वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। हम करते हैं तैयारी हमेशा जीत की। जय हिंद।